गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। होम साइंस सब्जेक्ट के इस यूट्यूब चैनल पर सभी व्यूवर्स का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है यह वीडियो है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर ओल्ड एज। वृद्धावस्था में जो पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं उस पर यह वीडियो है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो से पहले इसके 3 पार्ट दिखाए गए थे, जिसमें न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ओल्ड एज का ये चैप्टर चल रहा है। और थोड़ा हम रिकॉल कर लें कि इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो ओल्ड एज है वो क्या होती है, ओल्ड एज की विशेषताएं क्या हैं, और ओल्ड एज में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन, फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं बॉडी में देखे जाते हैं वो क्या क्या हैं, किस तरह की समस्याएं हैं जिनका सामना ओल्ड एज व्यक्ति को करना होता है। इसी के साथ इस वीडियो का जो 3rd पार्ट था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से चेंज हो रही हैं ओल्ड एज में और क्या इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिएंट्स की। और उसमें फिर हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, जिसमें हमने पहले अध्ययन किया है कि जो ऊर्जा की आवश्यकता बताई गई है, ऊर्जा की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और कितनी मात्रा में एक जो मेल है, ओल्ड एज का मेल पर्सन है, उसे एज के अकॉर्डिंग कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है और उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी में सेडेंट्री एक्टिविटी और मॉडरेट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या क्या आवश्यकताएं हैं, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो ओल्ड एज के मेल और फीमेल दोनों के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग बताई गई हैं, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग और व्यक्ति की क्रियाशीलता के आधार पर जो पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं, या हम यूँ कहें कि पोषक तत्वों की जो दैनिक प्रस्तावित मात्राएं हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। क्योंकि शरीर की जो आवश्यकताएं हैं जब वे बदल जाती हैं तो उसके कारण पोषक तत्वों की आवश्यकताएं व्यक्ति की उम्र के आधार पर, सेक्स के आधार पर, स्पेशल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के आधार पर और साथ ही साथ जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, सेडेंट्री, मॉडरेट या हैवी वर्कर, जिस भी कैटेगरी में व्यक्ति आ रहा है उसके आधार पर पोषक तत्वों की आवश्यकताओं में परिवर्तन हो जाता है। तो एनर्जी के बाद हम मुख्य पोषक तत्व यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया जाता है, या हम यूँ कहें कि जितनी एनर्जी आप पर डे लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का 60 to 70% का रोल होता है। तो वृद्धावस्था में आते आते जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वे कम हो जाती हैं, क्योंकि ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के कंपैरिजन में 25% एनर्जी की कम आवश्यकता होती है वृद्धावस्था में। तो इसी कारण कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। साथ ही साथ क्योंकि हमने पहले चर्चा करी है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, तो उसकी वजह से पैनक्रियाटिक ग्लैंड पर इफ़ेक्ट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, इंसुलिन हार्मोन जो है उसकी एक्टिविटी इफ़ेक्ट हो रही है। तो उसकी वजह से जो ओल्ड एज है उसमें या तो हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है या हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। तो इन सब कारणों की वजह से ओल्ड एज में जो कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है या कार्बोहाइड्रेट जो दिया जाना है वो कम मात्रा में दिया जाना होता है। और जितनी भी पूरे दिन की एनर्जी ली जा रही है, जैसा कि इसके पहले वाले आप इसमें देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक 55 kg की बॉडी वेट की फ़ीमेल है और उन्हें चाहिए, सेडेंट्री वर्कर अगर हैं तो उन्हें 1706 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता है, जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं। और अगर वो मॉडरेट वर्कर हैं तो उन्हें 2007 किलो कैलोरी की आवश्यकता है। तो अगर एडल्ट के लिए यही डाइट प्लान की जाती है तो उसमें जो एनर्जी है वो 60 to 70% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। बट जो ओल्ड एज होती है, इस ओल्ड एज में जो ओवरऑल एनर्जी है उसका 50% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए। जैसे मॉडरेट एक्टिविटी की फीमेल हैं जिन्हें 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है प्रतिदिन, तो 50% ऊर्जा उन्हें कार्बोहाइड्रेट से
मिलनी चाहिए। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट कितना दिया जाना है उसकी एक गणना की जाती है। साथ ही साथ क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में हो रहा है, इंसुलिन की एक्टिविटी इफ़ेक्ट हो रही है, तो इस टाइम पर अगर एक बैलेंस डाइट ली जाती है और वेट का भार का संतुलन रखा जाता है, वेट मैनेजमेंट किया जाता है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अगर ओल्ड एज का व्यक्ति कर रहा है तो उन सब समस्याओं से भी वो निजात पा सकता है। तो कुल मिलाकर कार्बोहाइड्रेट की जो आवश्यकता है ओल्ड एज में जाके कम हो जाती है और 50% एनर्जी जो है वो ही कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। तो जब भी कैलकुलेशन की जाती है, प्लानिंग की जाएंगी, रिक्वायरमेंट्स निकाली जाती है, तो इस फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व में प्रोटीन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यह जो ओल्ड एज की स्थिति है, इस टाइम पर जैसे बॉडी का जो स्केलेटल टिश्यू मास होता है वो भी कम होता है, मसल्स मास जो है वो भी रिड्यूस होने लग जाता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो जो प्रोटीन के स्टोर्स होते हैं, जो जहाँ संग्रह है, वो भी स्टोर जो होते हैं वो डिक्रीज़ होने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो प्रोटीन की आवश्यकता है, आवश्यकता कम नहीं हो रही है। आवश्यकता अगर देखी जाती है तो प्रोटीन का जो इनटेक है वो 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए। इट्स मीन अगर एक एडल्ट ओल्ड एज व्यक्ति जिसका वेट 60 केजी है तो उसे पर डे 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके पीछे मेन रीज़न ये भी है, जैसा कि अभी हमने कहा कि जो स्केलेटल टिश्यू मास है, मसल मास है, ये कम हो रहा है, साथ ही प्रोटीन के जो स्टोर्स हैं वो भी कम हो रहे हैं। और इसके अलावा हमने पहले पढ़ा था कि जो ओल्ड एज होती है उसमें निर्माणात्मक क्रियाएं तो कम होती हैं और विघटनकारी क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। तो बॉडी में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह भी बराबर अमाउंट में होनी चाहिए, वो कम नहीं होती है। और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन रिच फूड जो है वो लिए जाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसमें मिल्क और कर्ड जो होता है, ये कर्ड की जो प्रोटीन है बहुत ही डाइजेस्टेबल प्रोटीन होती है और ये गुड क्वालिटी प्रोटीन है। तो इस तरह से मिल्क और कर्ड को डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा ओल्ड एज में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, भूख की कमी हो जाती है, तो इन सब की वजह से जो इंटेक है वो भी कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जो ओल्ड एज व्यक्ति है उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखी जाती है, एनीमिया हो जाता है, एडीमा हो जाता है और बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, और इसी के साथ ही इन्फेक्शन के होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि ओल्ड एज जो होता है इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो जाता है। बट अगर प्रोटीन जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उस अमाउंट में अगर ओल्ड एज व्यक्ति को दिया जा रहा है तो इस तरह की प्रॉब्लम को क्योर किया जा सकता है। तो प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के बाद बात करते हैं फ़ैट की आवश्यकता। अब फैट जो होती है, जो लिपिड है, वो भी एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। और जैसा कि ओल्ड एज में डाइजेशन जो है वो थोड़ा वीक हो रहा है, स्टमक की एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, इंटेस्टाइन की एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, साथ ही साथ लीवर, गॉल ब्लैडर, वहाँ से भी जो उनकी एक्टिविटी है वो धीरे धीरे स्लो हो रही है। तो इस कारण जो लिपिड जो होता है, फैट जो होता है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं दिया जाना चाहिए। और इस स्टेज में जो अप्रॉक्सीमेट 25% जो एनर्जी है केवल वो ही लिपिड से मिलनी चाहिए। इट्स मीन लिपिड जो है वो कम अमाउंट में दिया जाना है। और साथ ही साथ जो फ़ैट होती है वो फ़ैट जो दी जानी है वो सैचुरेटेड फ़ैट नहीं होनी चाहिए। सैचुरेटेड फ़ैट का मतलब होता है कि जो घी है और या एनिमल सोर्सेस वाली जो फ़ैट है
इसके अलावा जो हाइड्रोजनेटेड फैट्स होती हैं, ये फ़ैट अवॉइड नहीं देनी है, क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो होती हैं उनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो कम होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैट्स जो होती हैं जैसे वेजिटेबल ऑयल है, तो वेजिटेबल ऑयल में मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और उनमें ओमेगा जो 3 है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वे भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और ओमेगा 3 जो है बॉडी के अंदर जो ओल्ड एज का व्यक्ति है उसमें हेल्पफुल होते हैं, जैसे उसकी विजिबल एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल हैं, हेयर लॉस को रोकेंगे, किडनी के फंक्शन को मेंटेन करते हैं, इसके अलावा जो टिश्यू इन्फ्लेमेशन हुई है उसको भी मेंटेन करते हैं, इम्प्रॉपर डाइजेशन को सही करते हैं। तो इस प्रकार से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इंटेक होना ज़रूरी हो जाता है। तो फ़ैट जब दी जा रही है तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सैचुरेटेड फ़ैट जो है वो कम यूज़ की जाए, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, अनसैचुरेटेड फ़ैट को ज़्यादा कंज्यूम किया जा सकता है। जितना भी अमाउंट बताया गया है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिनरल्स की। अब मिनरल्स जो होते हैं, खनिज लवण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व हैं। और अभी तक के जो हमने पोषक तत्व पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये वे पोषक तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है, इसी के साथ प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट की तरह कार्य करता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। और मिनरल जो होते हैं, मिनरल्स और वाइटामिन्स, ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट की तरह कार्य करते हैं, शरीर के लिए एक सुरक्षात्मक न्यूट्रिएंट की तरह कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ये हमें बचाते हैं। तो इस तरह से मिनरल्स में कुछ मिनरल्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कैल्शियम। अब जैसा आप सभी को पता है, हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। तो कैल्शियम जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बोन का। तो ओल्ड एज जो होती है, इस ओल्ड एज में कैल्शियम की जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। इसका कारण ये होता है कि बॉडी में जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो डिक्रीज़ हो रही है, साथ ही साथ जो विटामिन डी का जो लेवल है बॉडी का वह भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी डिक्रीज़ होने की वजह से फूड के द्वारा जो कैल्शियम लिया जाता है उसकी मात्रा को बढ़ाया जाना आवश्यक है। और जहाँ तक हो सके कोशिश यही होनी चाहिए कि जो कैल्शियम है या कोई भी न्यूट्रिएंट है उसकी आवश्यकता नेचुरल फूड से कंप्लीट की जानी चाहिए। बट अगर नहीं कंप्लीट हो रही है तो फिर सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ओल्ड एज में दिया जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, और इस अवस्था में लगभग 800 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन की आवश्यकता ओल्ड एज के व्यक्ति को होती है। और यह जो कैल्शियम का एक बैलेंस है वह बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो रहा है, और साथ ही साथ इस स्टेज में डीकैल्सिफिकेशन, बोन्स के डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डीकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि बोन्स में से कैल्शियम निकलकर ब्लड की तरफ जा रहा है। तो इससे होता ये है कि बोन्स जो है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाती हैं, फ्रेजाइल होने लग जाती हैं, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, और इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया प्रमुख बीमारी है, जिससे बोन्स कमज़ोर हो रही हैं। और इसकी वजह से होता यह है कि अगर ओल्ड एज का व्यक्ति कहीं स्लिप हो गया है, गिर गया है, तो जब बोन में फ्रैक्चर होता है तो उस फ्रैक्चर को रीहील होने में बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए शरीर में कैल्शियम के स्टोर्स अच्छे हों और कैल्शियम का एक बैलेंस जो है वह बना रहे, उसके लिए अत्यंत आवश्यक बात यह है कि ओल्ड एज के व्यक्ति की जब डाइट प्लान की जाती है तो उसमें कैल्शियम के सोर्सेस होना बहुत आवश्यक है। और इसमें अगर हम इंडियन डाइट की बात करते हैं तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है वो कैल्शियम के बहुत अच्छे
सोर्सेस होते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वे कैल्शियम की बहुत अच्छी स्रोत होती हैं। तो इस प्रकार कैल्शियम के अलावा अन्य मिनरल्स की अगर हम बात करें तो अन्य मिनरल्स में लौह तत्व या आयरन जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन जो होता है यह ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें हीम नाम का जो पिगमेंट होता है वो आयरन से बना हुआ होता है। तो अब यह जो आयरन लिया जाता है डाइट से वो हमारे शरीर में जाकर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन निर्माण में हेल्प करता है। और जो ओल्ड एज होती है यहाँ पर इस अवस्था में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत देखी जाती है, क्योंकि आयरन का जो इनटेक है वो प्रॉपर नहीं है। डाइट के द्वारा जो जितना आयरन मिलना चाहिए उतना आयरन व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, और साथ ही साथ जो आयरन लिया गया है उस आयरन का एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि डाइट में विटामिन सी की भी डेफिशिएंसी होती है। विटामिन सी अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया गया तो जो डाइट में लिया गया आयरन है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो बॉडी को अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जो आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है उसको क्योर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और पहले हम बात करें कि आयरन जो है वो प्रतिदिन 30 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। तो डाइट जो है, आहार का आयोजन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि पूरे दिन में जो भी उस ओल्ड एज व्यक्ति को डाइट दी जाती है उसमें जो लौह तत्व हैं वो लगभग 30 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से अवश्य उपस्थित होने चाहिए। और अगर रेगुलर अमाउंट में, रेगुलर वेस में यह अमाउंट लिया जाता है तो आयरन की डेफिशिएंसी को कम किया जा सकता है। और आयरन की जब हम बात करते हैं तो विटामिन सी जो है वो भी लिया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी हेल्प करता है। तो इस स्टेज में अगर एनीमिया की जो कंडीशन है, एनीमिया की स्थिति भी देखी जाती है ओल्ड एज जो ओल्ड एज पीपल हैं और फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए, एनीमिया को दूर करने के लिए डाइट में आयरन का इंटेक होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स। मिनरल्स में भी कैल्शियम, आयरन और जिंक की क्या आवश्यकताएं बताई गई हैं उस पर आज हमने चर्चा करी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विटामिन्स की जो आवश्यकताएं हैं, कितना, कौन सा विटामिन किस मात्रा में दिया जाना चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही अध्ययन करेंगे कि वृद्धावस्था में किस किस प्रकार की बीमारियां जो हैं बहुत कॉमनली दिखाई देती हैं, या वृद्धावस्था में उनके बीमारियों के साथ साथ जो कॉमन प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।